सब रंगों से है रंगीला। साथियों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। और मधुशाला सीरीज को लेकर जो हमने प्रोमो डाला था और उसके हिसाब से हमें बहुत ही जल्द आ जाना चाहिए था वीडियो लेकर, लेकिन हम नहीं आ पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका कि आपको इंतज़ार भी होगा। तो बात हम शुरू करते हैं। प्रेम का हाला, प्रेम का प्याला, प्रेममयी हो मधुशाला। जी हाँ साथियों, मधुशाला का नाम आते ही बच्चन जी का स्मरण हो आता है। छायावादी दौर के प्रमुख कवियों में से बच्चन जी बहुत ही लोकप्रिय कवि और लेखक थे, जिनकी रचनाओं का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। आप मूलतः अंग्रेजी विषय के शिक्षक प्रयागराज में थे, किंतु गद्य हो या पद्य दोनों में ही सिद्धस्थ थे। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल जैसी रचनाएं पाठकों पर असर छोड़ती हैं। वहीं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, बच्चन रचनावली जो 9 खंडों में है, लिखकर उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं उनकी आत्मकथा बहुत ही लोकप्रिय रही। आपने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया, जिसमें खासकर खयाम की मधुशाला, उमर खयाम की रुबाइयाँ। संभवतः उन्हें हिंदी में मधुशाला लिखने की प्रेरणा उमर खयाम जी की जो उन्होंने अनुवाद किया था उससे मिली होगी। उमर खयाम जी जो कि ईरानी कवि, शायर, दार्शनिक, गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। उन्होंने तो फारसी में लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में फिट्जजेराल्ड कवि थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया। और बच्चन जी ने संभवतः वो भी अंग्रेजी के शिक्षक थे, तो फिर उन्होंने उसका अनुवाद फिर हिंदी में किया। और कहीं न कहीं इस दौरान हिंदी में जो मधुशाला उन्होंने लिखी वो जन्म ले रही होगी उन्हें उनके मनोमस्तिष्क में। मधुशाला को लेकर वह कहते हैं, इसकी स्वर्ण जयंती पर घिस घिस जाता काल चक्र में हर मिट्टी के तन वाला, पर अपवाद बनी बैठी है मेरी यह साकी वाला। जितनी मेरी उम्र वृद्ध मैं उससे ज़्यादा लगता हूँ, अर्धशती की होकर के 16 वर्षीय मधुशाला। मधुशाला की लोकप्रियता का आलम आप ये देखिए कि जहाँ भी बच्चन जी जाते थे, मधुशाला मधुशाला कहकर लोग चिल्लाने लगते थे और उनसे सुनने के लिए बेताब हो जाया करते थे। लेकिन वहीं कहीं संकीर्ण मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने मधुशाला को लेकर कुछ सवालात भी खड़े किए। उनके मन में कहीं न कहीं कुछ प्रश्न उठते थे। स्वयं बच्चन जी बताते हैं इस संदर्भ में, वे कहते हैं कि लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे मुझे लेकर, जैसे बच्चन खूब शराब पीता होगा, बिना पिए अनुभव कैसे लिख सकता है, चुपके चुपके घर के अंदर पीता जरूर होगा। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि बच्चन बहुत बड़ा शराबी है। हालांकि लोगों ने इसके बाद व्यंग्य काव्य भी लिखे, जैसे तड़ीशाला, अफीमशाला, गजकशाला। स्वयं मेरे छोटे भाई ने पैरोडी टी-शाला लिखी। इतना सब होने के बाद भी मधुशाला के प्रति प्यास लोगों में बढ़ती रही। और आगे वे कहते हैं कि मधुपान का व्यसन डालकर उसका धर्म प्रचारित करने को मधुशाला नहीं लिखी। लोगों के कतूहल को शांत करने के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मधुशाला लिखने से लेकर उसके बाद 5 वर्ष तक मैंने मदिरा एक बूंद भी नहीं चखी। नहीं पता मुझको कि उसका रंग कैसा है। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि मैंने कविता की मदिरा दी है, मदिरा की कविता नहीं। तो साथियों, ये तो थी संक्षिप्त बात मधुशाला को लेकर। अब हम बात करते हैं मधुशाला और उसकी रुबाइयों पर। आज की जो आबो हवा है, सारी दुनिया में अहंकार, नफरत, क्रोध, हिंसा, आपस में बेमनसता और जातिगत धर्मगत जहर जो फैला हुआ है, ऐसे में तपते झुलसते जीवन को तृप्त करती है बच्चन जी की मधुशाला। और वो हमें प्रकृति से जोड़ती है, मोहब्बत से जोड़ती है, सृष्टि से लेकर अखिल ब्रह्मांड और मृत्यु के भय से मुक्त करती हुई मोक्ष तक की स्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। एक जगह वे रुबाई में कहते हैं कि पितृ पक्ष में पुत्र उठाना, अर्ध न कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भरकर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। कभी न कणवर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। जी हाँ साथियों, 4 प्रतीकों में मधुशाला को ढाला गया, हाला, प्याला, साकी और बाला। सूफी मिजाज का स्पष्ट प्रभाव दिखता है मधुशाला में।
साथियों, रुबाइयों के घूंट जैसे जैसे गले उतरते हैं, वैसे वैसे हृदय मन तृप्त होकर दिव्य अनुभूति महसूस करने लगता है। पीने वाला और बच्चन जी की जो मधुशाला में दर्शन है, धर्म जाति से ऊपर होकर सद्भावना की रोशनी भी है। उनकी मधुशाला में आने वाला कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वह सिर्फ इंसान होता है। उमर खयाम की रुबाई की एक झलक। घनी सिर पर तरुवर की डाल, घनी सिर पर तरुवर की डाल, हरी पावों के नीचे घास, बगल में मधु मदिरा का पात्र, सामने रोटी के 2 ग्रास। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रुबाई क्या है। तो रुबाई हम आपको बता दें, फारसी का सबसे अधिक लोकप्रिय रचना विधा है। फारसी में इसे तराना भी कहते हैं। रुबाई मुक्तक है और अपने आप में परिपूर्ण है। रुबाई में 4 समृद्ध चरण होते हैं। बच्चन जी कहते हैं, मेरे मादक से वो शुरू करते हैं और विभिन्न पड़ावों, भावों, एहसासों की गहराइयों में ले जाकर पीने वाले को इस दुनिया के विषाक्त असहज स्थिति से निकालकर उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। और पीने वाले को जहां जाकर वह उनकी जो एक एक रुबाई का घूंट जब पीता है, डूब जाता है मधुशाला में, फिर निकलना ही नहीं चाहता है। और उस दर पर मोहब्बत है, समर्पण है। तो ऐसा हो भी क्यों ना, प्रकृति का सानिध्य है और जुड़ने का योग मूल मंत्र है, जो इंसानी जीवन को विषम स्थितियों की तपन से शीतलता देती है और पीने वाला आनंद में डूब जाता है। जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती ही जाती है मधुशाला आकर, और मधुशाला को जितना पढ़ो उतनी ही हर बार नए रूप में नजर आती है। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये कहते हैं बच्चन जी। कुछ बातें थी जो मधुशाला को समझने के लिए मित्रों बहुत ज़रूरी थी, जो हमने आपसे शेयर की। अब आपको मधुशाला को समझने और महसूस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही सहजता महसूस करेंगे आप। तो अब स्वागत के साथ शुरू करते हैं श्रृंखला की पहली रुबाई। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और अब सीरीज की अगली रुबाई हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप बस हमसे जुड़े रहिए और आनंद लीजिए मधुशाला का। तो आप सभी को नमस्कार।